Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have started chapter number 14, that is about kinetic, but with respect to force and work and energy. So now we have to cover topic number 14.5, that is conservative forces and potential energy. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो मैं बता देता हूँ। बाकी डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको ही मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता भी देता हूँ, लेकिन बुक का जो नॉलेज है उसका नेवल बदल कोई नहीं है। आप बुक रीडिंग भी अपनी हैबिट में बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So our topic is conservative forces and potential energy. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हों और डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल अगर सिर्फ डिपेंड करें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दिस फोर्स और पाथ से इंडिपेंडेंट हों, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और इनकी एग्जांपल में आ जाता है जैसे कि वेट, एक चीज, और दूसरी बात है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद एक चीज होती है एनर्जी, इसी बुक पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क फिर है जी काइनेटिक एनर्जी।
kinetic energy है work that must be done on the particle to bring it from a state of rest to a speed v। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है विद मोशन। फिर आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। The year of the amount of work a conservative force will do when it moves from a given position to the datum। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस लाइन ली जाती है, उस रेफरेंस लाइन को हम डाटम कह देते हैं या रेफरेंस कह देते हैं। जहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग की जो न्यूट्रल स्टेट है वहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मेजर करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डाटम लाइन, रेफरेंस लाइन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं ज़रा मुखफ़फ़ लिख रहा हूँ कि इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इसको हम शो कर देते हैं जी, ये ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वी जी से। अब ये याद रखिएगा, मैंने शायद शो नहीं किया, हमारे इस लिटरेचर में काइनेटिक एनर्जी को हम शो करेंगे टी से। किससे? टी से। और पोटेंशियल एनर्जी को हम शो करेंगे वी से, कैपिटल वी। तो ये हमारे सिंबल यूज होंगे। तो वी जी का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी बट ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इक्वल होगा वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, जहाँ वाई जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। फिर आ जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसका नाम शो कर रहा है, नॉर्मली स्प्रिंग में होती है, इसको हम शो करेंगे वी ई से, ई मीन इलास्टिक, और ये इक्वल होता है प्लस का हाफ के एस स्क्वायर, वेयर एस जो है वो न्यूट्रल पोजीशन से, स्प्रिंग की न्यूट्रल पोजीशन से जिस पोजीशन तक आपने स्ट्रेच या कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, तो वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है। कभी कभी इसको डेल्टा एस भी हम कह देते हैं, डेल्टा एस स्क्वायर। तो बेसिक पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों को कंबाइन कर लें तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अच्छा, ये क्या होगा, दोनों की वजह से होगा, इसको जर्नल वी कह देंगे, और ये इक्वल हो जाएगा वी जी प्लस वी ई के। अच्छा जी, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा 1 से 2, दैट विल बी v1 प्लस माइनस v2। ठीक है, और ये किस पे वर्क डन है, ये एक इसकी डायग्राम मुझे पहले बनानी चाहिए थी। एक स्प्रिंग है, उसके साथ ये बॉल मौजूद है, ये यहाँ से इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ W, यहाँ एक रेजिस्टिव फोर्स स्प्रिंग की आएगी Fs, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है,
और हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये डॉटम लाइन है, यानी न्यूट्रल पोजीशन इसकी ये थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक ये मौजूद है, यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज एस। अगर ये हो तो इसकी वर्क डन फ्रॉम मतलब दिस पोजीशन 1 से, आप इसको 1 कह दें, इस 2 तक जो हुआ है फ्रॉम 1 टू V1 माइनस V2 होगा, और वो इक्वल हो जाएगा, अब V1 0 है, तो इसमें फर्दर हम लिख लेते हैं, इफ द पार्टिकल जो कि P है मूव्स फ्रॉम S1 to S2, यानी डाटम पे S1 पे है और फिर वो S2 पे मूव कर जाता है, देन वी कैन राइट दिस U1 से 2 जो कि वर्क डन हुआ है इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 की जगह V1 की वैल्यू अगर पुट की जाए तो वो क्या आ जाएगी, -WS1। अच्छा याद रखिएगा, अब इस केस में ना हमारा डाटम ऊपर है, एक मिनट मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं यहाँ। ये जो S1 और S2 हमने जब मेंशन कर दिया ना, इसका डाटम बेसिकली इसका डाटम यहाँ से है, ये डाटम लाइन है, और ये वाली पोजीशन को 1 कह दें, ये वाली पोजीशन को 2 कह दें। तो इसमें 1 पे जो है जितना वेट एक्ट हुआ है -W इंटू S1 प्लस हाफ के S1 का स्केयर, राइट, माइनस V2 हमने लिखना है, V2 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का WS2 प्लस का हाफ के S2 का स्केयर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों में से W कॉमन आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो W इंटू S2 प्लस का हो गया माइनस S1 माइनस, अब ये वाला माइनस का, और ये इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा, हाफ के S2 का स्केयर माइनस हाफ के S1 का स्केयर। तो ये जस्ट इसमें दी है, बाकी आप इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब भी हम जो है ना उसमें इसी तरह ये देखते हुए, डायग्राम देखते हुए हम ना अपनी इक्वेशन रैप करेंगे। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे दिया था समझाने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाता है जी टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, व्हेन अ पार्टिकल is acted upon by, यानी कोई चीज उस पर एक्ट करती है, कौन सी चीज, बाई अ सिस्टम ऑफ both conservative and non-conservative forces। बेसिकली जब सिस्टम आ जाए ना तो हम समीशन अप्लाई कर देंगे, इसको आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव, CONS, कंजर्वेटिव के लिए ये लिखा है, और ये इक्वल होगा V1 माइनस V2, सिर्फ कंजर्वेटिव की वजह से। सो so the
principle of work and energy can be written as T1 plus V1 plus समेशन ऑफ V1 से 2 ये होगा ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये कंजर्वेटिव इसके अंदर आ गया, ये V1 जो है ना इसमें नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू T2 प्लस V2। अच्छा, इसमें अगर इफ ओनली कंजर्वेटिव force will work, then T1 plus V1 is equal to T2 plus V2। और फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसी बात को अगर हम एक्सटेंड करें फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्या करेंगे, समीशन अप्लाई कर देंगे, समीशन T1 प्लस समीशन T2 सॉरी ये V1 आएगा, सॉरी समीशन V1 आएगा, V1 इज इक्वल टू समीशन T2 प्लस समीशन V2। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वैलिड हो जाएगी बात। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। अब इससे रेलिवेंट हम जो है ना इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो है जी 14/69। 14/69 जी, ये वाला है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो हम इसको जूम करके आपको फर्दर दिखा सकते हैं जी। दी 5 kg कॉलर हैज़ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू द राइट व्हेन इट इज़ एट ए। जब ए पे है तो ये इस राइट साइड पे जा रहा है और उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। इट देन ट्रेवल अलॉन्ग दिस स्मूथ गाइड, इस गाइड पे मूव करेगा। ये सर्कुलर पाथ जिसका यह सेंटर यहाँ होगा, इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है ये। डिटरमाइन इट्स स्पीड व्हेन इट्स रीचेस पॉइंट बी, जब ये बी पे होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड एट दिस पॉइंट, और यहाँ जब ये मौजूद होगा तो नॉर्मल फोर्स क्या एक्ट करेगी। अच्छा, आपको पता है जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है। जब कर्व पाथ में मूव करता है तो वहाँ हम उसको कह सकते हैं नॉर्मल टेंजेंशियल में। तो इसमें बेसिकली नॉर्मल के अलॉन्ग जो नॉर्मल एक्ट करेगा ना वो उसने पूछा है। Then this spring has an unstretched length of 100 mm and B is located just before the end of the curved portion of the path। इस curved portion just पहले, इसका मतलब स्ट्राइक होने से पहले यहाँ पॉइंट है B। ठीक है, तो इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अपनी। पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट A, इसका इसने ऐसे कुछ बनाया हुआ है। यहाँ इसका रेडियस गिवन है जो कि 200 mm है, और ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या है देख लेते हैं। इसका कोई नाम नहीं, बस फिक्स पॉइंट है, इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं। और फर्दर ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 200 mm गिवन है, 200 mm गिवन डिस्टेंस है। फर्दर ये कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि ये फिक्स पॉइंट नीचे तक आ रहा है। यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और वो स्प्रिंग
से एक चीज़ अटैच है, कॉलर, ये कॉलर है, इसको सी कह दें, कॉलर। ठीक हो गया। अब इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, वी भी उसने पूछा है, और नॉर्मल एट बी पॉइंट पूछा है, तो उसको एन जस्ट लिख देते हैं, एन बी भी कह सकते हैं आप। मैस 5 kg है, डाटा हम लिख रहे हैं जस्ट, ये है, ये है। अच्छा, और भी कुछ नहीं, स्प्रिंग है अनस्ट्रेच लेंथ, तो अनस्ट्रेच लेंथ हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 100 mm, स्प्रिंग की है। अच्छा, के यहाँ गिवन है तो के भी हम लिख लेते हैं जी, के गिवन है एग्जैक्टली, इधर जस्ट के लिख देते हैं, लेकिन के की वैल्यू जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, के इज आल्सो गिवन एंड दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करें, और वेलोसिटी निकालने के लिए, अच्छा हमें नहीं पता कि ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से आया, कहाँ से आया, एग्जाम में हमें नहीं पता होता ना हमें। तो अब हम क्या सोचें, अब हम ये सोचते हैं कि यार इस पे हम, जिस वक्त हमने ये फाइंड करनी है वी बी, तो ये एंटी उसमें है, और इस पे फिर गिवन होनी चाहिए हमारे पास फोर्स, वो तो कोई नहीं गिवन, बल्कि फोर्स उसने उल्टा पूछ लिया। जब फोर्स पूछ ली है तो इस जो इक्वेशन अप्लाई होती है F = m में, वो वाली इक्वेशन अप्लाई करना तो मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, और क्या चीज़ गिवन है, कोई टाइम गिवन हो कि हम, या एक्सेलरेशन गिवन हो उसका डेरिवेटिव ले लें, या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो एज ए फंक्शन कि हम उसका जो है ना इंटीग्रेट करके जो है ना वो कर लें, तो वो चीज़ें नहीं गिवन। लेकिन हमें ये पता है कि इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से हम जो है ना मूव करेंगे टूवर्ड्स वर्क एनर्जी मेथड। तो वर्क एनर्जी मेथड में हम मूव करेंगे, तो अब ज़रा ना इसका कलर मुझे चेंज करना चाहिए, ग्रीन कर लेता हूँ। इसको मैं डॉटम लाइन ले लेता हूँ। अगर मैं इसको डॉटम लेता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिखता हूँ डॉटम इज एट पॉइंट बी। अच्छा, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा जी, अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। उसको मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वी जी बी एट पॉइंट बी। जब ये रेफरेंस है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा, एम जी एच में एच क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उस डाटम में मौजूद है, इस वजह से ये जीरो हो जाएगी, डाटम पे है ना, इस वजह से। अच्छा, अब ज़रा आगे मूव करते हैं। वो है जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वी जी, बट इट इज़ एट पॉइंट ए। जब वो इस पॉइंट ए पे मौजूद है, अच्छा ए पे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ए और बी की, यानी ए पे वेलोसिटी गिवन है, इस वजह से ए पे ले रहे हैं। अगर वो यहाँ इस फिक्स पॉइंट पे जो है यहाँ गिवन होती, इस पॉइंट को कोई नाम ई दे दें, ई पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर होती, तो हम ई पॉइंट को कंसीडर कर लेते, यानी जो हमारा कन्वीनियंट पॉइंट है, कोई इस दो कन्वीनियंट पॉइंट के इन बिटवीन आप वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये कन्वीनियंट था, ये वाला, ये शायद ये वाला पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट ए है जिस जगह हमारा कर्सर मौजूद है, इस वजह हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जी एच ए, एम जी एच ए, और एम कितना है 5, जी कितना है 9.81, और इस रेफरेंस से जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है,
तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम हेयर टू हेयर रेडियस इक्वल यानी 200 mm का मतलब 0.2 मीटर। अच्छा, इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास 9.81 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। अब हम आते हैं स्प्रिंग की एनर्जी पे। अच्छा जी, स्प्रिंग पे जब हम आते हैं, अब आ जाते हैं स्प्रिंग पे। स्प्रिंग पे जब हम आते हैं तो उसकी अनस्ट्रेच लेंथ हमें बताई हुई है। अनस्ट्रेच लेंथ इज कितनी गिवन है, 100 mm। इसको कह दें आप अनस्ट्रेच लेंथ एल नॉट कह दें, इज इक्वल टू 100 mm या 0.1 मीटर। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ काम करना होगा। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जब ए पॉइंट पे होगा तो उस वक्त उसकी यानी एक्स ए या एस ए कह लें। हम करना क्या जा रहे हैं, मैं डायग्राम जरा बता देता हूँ। स्ट्रेच लेंथ हमें पता चल गई कितनी है, वो 100 mm। जब वो इस पॉइंट पे है तो कितना स्ट्रेच होगा, ये है 200, ये भी 200। तो बेसिकली हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी जब वो इस पॉइंट पे है, ये कलर चेंज करके चलो बता देता हूँ आपको। जब स्प्रिंग यहाँ होगा, यहाँ, तो ये वाली लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसको ओ कहते हैं। ओ से ए तक जो लेंथ होगी वो बेसिकली इक्वल होगी इसका स्क्वायर प्लस इसका। और ये लेंथ कितनी है, 200। ये कितनी है, 200 या 0.2 mm। तो इनका ये वाली लेंथ आ जाएगी पैथागोरस थ्योरम के थ्रू 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें से हम अनस्ट्रेच जो लेंथ है वो माइनस कर दें तो वो हमारे पास इसकी यानी इसकी जो स्प्रिंग की वो स्टेट आ जाएगी। ए पॉइंट पे स्प्रिंग की वो स्टेट आ जाएगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी को काज कर रही है, या जो इसका स्ट्रेच लेंथ है। तो स्ट्रेच लेंथ जो आएगी उसको हम कह देते हैं डेल्टा, ये सिर्फ एक्स ए कह देते हैं या डेल्टा एक्स ए भी किसी जगह कह देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1। 0.1 यहाँ से माइनस किया, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ये लेंथ आ जाती है 0.18284274 मीटर। अच्छा, ये मैं ज़्यादा थ्रू आउट ले गया इसलिए ताकि हमारी एक्यूरेसी रही आंसर। एक्स बी कहाँ होगा, वो होगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 200 है और ये भी फर्दर ये क्योंकि रेडियस है, ये भी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 प्लस 200 400, 400 में अनस्ट्रेच निकाल दें तो ये हमारे पास एक्स बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400 यानी 0.4 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। एक्स बी भी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं वी ई एट पॉइंट ए, और वो आ जाएगा एट हाफ के एक्स ए का स्क्वायर। हाफ के की वैल्यू 50 थी, आई रिमेम्बर, और एक्स ए ये अभी आपने जो निकाला ये इसका स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.8358 जूल। अच्छा, यहाँ ये क्योंकि स्क्वायर था, मैं आगे इसके ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक लेके गया था इसलिए मेरा ये आंसर सही आया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एंड दैट इज हाफ के एक्स बी का स्क्वायर। हाफ 50 इंटू एक्स बी है जी हमारे पास 0.3। रिमेंबर ये देखें, ये वाली एक्स पी 0.3 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 2.25 जूल। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है जी टी ए प्लस वी ए
अच्छा, ये रिमेम्बर करें कि यहाँ कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही कि हम प्लस डेल्टा यू 1 से 2 भी लिखते, वो है नहीं फोर्स, इस वजह से नहीं लिख रहे हम, अगर होती तो हम लाजमी लिखते। तो इज इक्वल टू टी बी प्लस वी बी। टी काइनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, और आपने यही सिंबल यूज करने हैं थ्रू आउट। तो ये आ जाएगा हाफ 5 वी ए का स्केयर। वी ए कितना है, वो भी 5 है, प्लस जी वी ए, वी ए कौन कौन सा है जी, याद होगा, एक हमने कैलकुलेट किया था 9.81 ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस अभी हमने यहाँ ये वाला जो किया है, क्या आ जाएगा 0.8358 इज इक्वल टू हाफ 5 वी बी का स्केयर। अच्छा, ये वी बी याद कीजिएगा, ये वेलोसिटी है, ये चलो मैं ना थोड़ा स्मॉल करके लिख देता हूँ हाफ, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला वी बी है, बड़े वाला, ये वी बी आ जाएगा जी, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और ये है एक तो हो जाएगा 0, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी का डॉटम लाइन वहीं ली थी इस वजह से, प्लस आ जाएगा ये वाला स्प्रिंग की वजह से। अच्छा, आपको ये पता चला होगा कि जो ये वी है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये दो तरह की होती है, ग्रेविटेशनल, दूसरा स्प्रिंग। तो ये वाली ग्रेविटी की वैल्यू है, ये वाली स्प्रिंग की वैल्यू है। इसको जिसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास वी बी इक्वल आ जाता है 5.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, जिस वक्त बॉडी यहाँ होगी, जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी उस वक्त होगा क्या, उस वक्त होगा ये कि ये वाली जो है ये, क्योंकि इसका सेंटर ये है, इस तरफ तो आ जाएगी एन एक्सिस, और यहाँ आ जाएगी टी एक्सिस। तो इसमें से जो ये है, इसके अलॉन्ग एक फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसको नॉर्मल एन कहते हैं, क्योंकि ये गाइड के अंदर मौजूद है ना, इस वजह से। और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, एम जी, और इसकी, हाँ बस जस्ट वेट ही करेगा नीचे। और एक स्प्रिंग की फोर्स होगी जो इस एक्ट कर रही होगी, अब स्प्रिंग की फोर्स जो होगी वो भी इस तरफ एक्ट कर रही है, स्प्रिंग क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच है, वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, स्प्रिंग की वजह से भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी। अच्छा, ये आपको शायद क्लियर ना हो रहा हो, मैं इसकी जो ये है इसकी दोबारा फ्री बाइट डायग्राम बना देता हूँ नीचे। तो एफ बी डी एट एफ बी डी हाफ कॉलर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे जो आप एफ बी डी बनाते हैं, तो बेसिकली यहाँ से ये इस तरफ, ये हमने कौन सी एक्सिस बनाई थी, एन एक्सिस, क्यों, क्योंकि सेंटर इस तरफ था, और यहाँ मैंने बताया था एक नॉर्मल एक्ट कर रही होगी फोर्स, एक चीज़। दूसरी मैंने बताया कि इसी डायरेक्शन में स्प्रिंग की फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, वो भी सी, ये एफ एस कहते हैं आप, स्प्रिंग की फोर्स एक्ट कर रही होगी, और यहाँ इसका एम जी एक्ट कर रहा होगा, जो कि, और ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ये होगी टी एक्सिस। अब इसमें एफ एस किसके इक्वल होता है, हमें पता है वो इक्वल होता है के इंटू एक्स के इंटू पोजिशन एस के एस। अब एस कितना है हमारे पास, एस आएगा हमारे पास जो स्ट्रेच हुआ है, तो वो हो जाएगा, या मतलब ये अब एक्स बी, हमने यहाँ एक्स बी यानी यूज़ किया है, पी पोजीशन पे है ना, हमने अपनी प्रॉब्लम में एक्स से डोनेट किया था, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स बी, तो हो जाएगा 50 इंटू 0.3, 15 न्यूटन फोर्स आ गई। अच्छा, ये न्यूटन है, तो एफ एस 15 न्यूटन है। अच्छा जी, और क्या होगा, और ये होगा कि
मोशन की बात की जाए तो यहाँ इस टी एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो AT होगा, और जो इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा वो AN होगा। हमने कौन सा फाइंड करना है, n, तो हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग n एक्सिस शुड बी इक्वल टू MAN। AN क्या चीज़ है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, यानी n एक्सिस के अलॉन्ग। अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो इस एक्सिस के अलॉन्ग हो वो कौन कौन सी हैं, समीशन फोर्सेस ये एक्सेलरेशन है, ये नहीं आएगा, n और f आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उन दोनों, और n पॉजिटिव में है उसी डायरेक्शन में, तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो n प्लस fs, ठीक है, इक्वल आ जाएगा m कितना था 5 इंटू an किसके इक्वल होता है, an बेसिकली इक्वल होता है v स्केयर, यानी b पॉइंट पे v स्केयर और रो। अच्छा ये याद रखिए, रो कहाँ से कहाँ तक होगा, अब ये रो होगा कर्व पाथ का सेंटर, अब ये वाला कर्व पाथ है, इसका सेंटर यहाँ तक है, तो रो बेसिकली इक्वल हो जाएगा इस 200 के, ठीक है, यानी 0.2 के। मैं यहाँ फर्दर लिख भी देता हूँ, रो इक्वल होगा 0.2 मीटर के, और एफ एस ऑलरेडी है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दें, n प्लस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू वी बी की स्केयर, वी बी स्केयर जो है ये आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। अच्छा ये कैलकुलेट करते हुए पहले वी स्केयर ही हम निकालते हैं, या आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना इस इक्वेशन को, इसमें ऑलरेडी वी बी स्केयर है, आप डायरेक्ट वी बी स्केयर ये यहाँ जो इससे पहले वाला स्टेप होगा उस पर होगी वी बी स्केयर ना, और वो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, मैंने जो की थी वो आई थी 28.35832 मीटर पर सेकेंड होल स्केयर, स्केयर है ना, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 28.3583 टू डिवाइड बाय 0.2, यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये याद रखिए रो का स्केयर नहीं है, एन की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करता हूँ ये आ जाता है 693.958, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 694 न्यूटन के, तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, इसके साथ ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, तो बाकी दो न्यूमेरिकल भी हैं इससे रेलिवेंट, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।